देखिए मुख्य ये जो पूरा मीटिंग हम जो कर रहे हैं, हमारे देश के जो भ्रष्टाचारियों की जो हालत है, जिस किस कदर ये लोग बेखौफ हो चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग की जा रही है। नटराजन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो भ्रष्टाचारी किस हिसाब से बेखौफ हो गए, ये आईएएस अफसर, ये आईपीएस अफसर किस प्रकार से हमारे देश को बर्बाद कर रहे, खुलेआम बेखौफ होकर ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है जैसे अगर आपके यहाँ कोई नौकर होता या आपके यहाँ कोई काम करने वाला वर्कर होता, तो इन जैसे ऐसा काम करने वाले इनको अधिकारियों को आप इतनी बुरी तरह जलील करते कि पूछो नहीं। ये बिल्कुल यही खेल यहाँ पर हुआ है, यहाँ नोएडा में एक मामले में। तो मैं यहाँ पर ये जो मीटिंग कर रहा हूँ, उस मीटिंग का मूल मकसद है कि हमें अपनी आवाज उठानी है। ये भ्रष्टाचारी तो खुलेआम अपनी आवाज उठा रहे हैं, खुलेआम गंदगी मचाए हुए हैं, खुलेआम अपना नंगा नाच कर रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे। हम डर रहे हैं। हम किससे डर रहे हैं? हैं? ये हमसे बोलते हैं जाओ अदालत जाओ। क्यों? फिर ये पुलिस व्यवस्था, ये जो बाकी व्यवस्थाएं बना रखी है, ये किसके लिए बना रखी है? ये हम लोगों ने किस लिए बनाई? इसमें खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है हमारा। सीएम पोर्टल बना रखे, 112 की सेवाएं दे रखी है, 100 की सेवाएं दे रखी है। ये किस लिए है? अगर हमें कोर्ट में ही जाना है तो फिर ये सेवाएं सब बंद कर दो। क्यों हमारा करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो? हमारी जेब का पैसा जा रहा है, वो पैसा क्यों खत्म करो पुलिस डिपार्टमेंट और ये सब चीजें। तो यहां पर भी यही खेल है हुआ है और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक्टिविस्ट लोग अपनी आवाज उठाना शुरू करें। कम से कम मामले में पूरे मामले को समझे और समझने के बाद वो कमेंट्स करें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कमेंट्स करें, बिना किसी डर के कमेंट्स करें कि क्या है, हमारे देश को गर्त में डाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ये इस मामले में बोलने का हक प्रत्येक एक्टिविस्ट को, प्रत्येक नागरिक को है जो इस देश में रहता है। उनको सभी को इसका हक है कि वे आगे बढ़ें और आवाज उठाएं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो आज हमने क्या किया है इसमें कि ऐसे एक्टिविस्ट जो कमेंट्स करेंगे, हम उनकी कीमत उनके कमेंट्स पे, उनके एक्टिविज्म पे नहीं है, उनकी उसकी कीमत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि के रूप में हम देंगे, इनाम के रूप में। जो बेहतर कमेंट्स के पास करेगा, ये पूरे कमेंट्स वीडियो के साथ, यूपी का मैटर है, नोएडा का, यूपी के सभी अधिकारियों को, सीएम को, वहां के सभी सभी आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, सबको भेजा जाएगा ये, और विद एसएमएस के साथ, पूरे पोर्टल के साथ। इसकी वेबसाइट भी बना दी गई है, सारे सबूत हमने सामने रख दिया है, हर चीज को सामने रखते हुए ये पूरे मामले को उठाया जाएगा। अब आते हैं एक्टिविस्ट किस प्रकार, मतलब कैसे उन्हें अपने कमेंट्स देने हैं, उसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पर इस मामले से संबंधित एक वेबसाइट भी हमने दी थी, जिसके अंदर पूरा मामला रखा था और समझाया था। उसको भी पढ़कर एक्टिविस्ट लोग रेडी हो सकते हैं। अभी हम आते हैं इस मामले में कि मामला है क्या, इस चीज को हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम लोग, इस देश में लोकतंत्र है, देश आजाद हुआ। आजादी का मतलब क्या है? आपके देश में हम सब मिलकर, जैसे एक परिवार में होता ना, सभी लोग मिलजुल करके परिवार को आगे बढ़ाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ है तो ये सब हम सब मिल करके एक दूसरे के सहयोग से रोड, सड़कें, फैक्ट्रियां, ये सब बनाते हैं। ये बना करके इसका फायदा हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, कोई भूखा ना रह सके, हर एक के हाथ में रोजगार हो, इसके लिए किया जाता है। अब हालत देखिए, एक किसान की जमीन, एक किसी किसान की जमीन, खेती की जमीन, वो ले ली जाती है किसके नाम पर? फैक्ट्री के नाम पर, कि फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया बनाया जाएगा जहां पर 10 लोग काम करेंगे। उसके नाम पर किसानों से सस्ते में जमीनें खरीदी जाती है। जमीन खरीदने के बाद उन जमीनों को अलॉट किया जाता है, लीज पर दिया जाता है इंडस्ट्रीज लोगों को।
उन लोगों को जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाते समय उन्हें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो हर एक देश के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, DIC, जिला उद्योग केंद्र, जहां से ऐसी जमीनों का अलॉटमेंट होता है। तो परिणाम क्या होता है कि जो हमारे देश के भ्रष्टाचारी व्यवस्था के जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो उन लोगों को ये जमीनें अलॉट कर देते हैं जो फैक्ट्री लगाने के काबिल ही नहीं होते हो, उनकी काबिलियत ही नहीं होती है। वो फैक्ट्री लगाने का काम नहीं करना, उनको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, वो उनको जमीन अपने नाम अलॉट कर लेना है और फिर उस जमीन पे बिल्डिंग बनाकर उस जमीन को किराए पर देना है। ये है। जबकि आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप जब अलॉटमेंट लेते हैं, कोई लीज पर कोई जगह लेते हैं, तो उस जगह की एक नियम कायदे होते हैं कि आप इतने साल में इस फैक्ट्री को खड़ा करोगे। यहां पर जो मामला है इसी प्रकार का है। नोएडा हमारे देश की एक बेहतरीन मतलब इंडस्ट्री एरिया कहलाता है, बेहतरीन सिटी दिल्ली के पास है। और उस जिले में गौतम बुद्ध नगर, वहां नोएडा, उस जिले में पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार का खेल खेला गया, उसे मैं यहां पर प्रेजेंट करना चाहता हूं। वहां पर एक रईस ज्यादा बोल सकते उसको, बदमाश है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं, धमकी देते हैं आपको, और अगर आप उनकी मांग नहीं मानोगे तो आपको गोली से उड़ा देते हैं, आपके घर पर गुंडे भेज देंगे। ठीक वही स्थिति यहाँ पर एक कार्तिक गिलानी करके एक जिसने लैंड लिया, मतलब लीज पर लैंड ले रखा है, जहां उसने खुद कोई मशीनें नहीं लगाई, खुद कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, मगर उसने दूसरे को किराए पर दिया, उसने दूसरे को किराए पर दिया। अब अगर आप किसी को किराए पर देते हैं और ऐसी जगह देते हैं, तो वहां अगर रजिस्टर्ड कराओगे तो क्या होगा, आपकी पोल खुल जाएगी, और इसलिए आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। ठीक यही खेल यहां पर हुआ। हमारे मिस्टर मनीष जैन जी है यहाँ पर साथ में, जो पीड़ित है इस मामले में। इन्होंने एक जगह रेंट पर ली ऐसे ही इंडस्ट्री एरिया में मिस्टर कार्तिक गिलानी से। यह जगह उन्होंने वहां 80 लाख की मशीनें लगाई। 80 लाख की मशीनें, प्रिंटिंग मशीनें हैं, जिसको रोज उठाकर रोज लगाने का काम नहीं हो सकता, जिसको फिटिंग करने में ही लाखों रुपए का खर्चा आता है, जिसको फिट करने में एक महीना लगभग चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस एक मशीन एक जगह लगाए और 10 महीने के बाद वहां से उठा के दूसरी जगह ले जाए, तो उससे तो कमाई तो कुछ होनी नहीं है। यानी जिसको मशीनें, जिसको इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत है, वो व्यक्ति तो क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को तो जमीन नहीं मिली है, मिली किसी और को जिसको जमीन की जरूरत ही नहीं है, जिसमें काबिलियत भी नहीं है। वो आदमी एक जमीन पर काबिज है, उसने किराए पर एक जगह बना ली वहां पर, और इनको साहब को उन्होंने किराए पर दी। कितना किराया, 65,000 रुपए महीना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी मशीनें लगा रहे तो 65,000 रुपए निकाल सकते हैं, कमाई करेंगे तो फिर निकलेगा। लेकिन इतनी बड़ी मशीन जब लगाई जाती है तो उसका समय लिया जाता है कम से कम 5 साल का। तो इन्होंने जो मशीनें लगाई, वो मशीनें या उस टाइप की जो भी मशीनें कोई लगाएगा, तो वो कम से कम 5 साल के लिए जरूर लगाएगा। मतलब उसको ऐसी जगह चाहिए जहां पर उसे 5 साल तक टिके रहना को मिले, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद कोई हटा दे। अब यहां पर इन्होंने अपना पूरा इंतजाम के साथ यहां पर मशीन लगाने का प्लान किया कार्तिक गिलानी की जगह पर। जब मशीन लगाने गए तो इन्होंने, कार्तिक गिलानी ने बोला कि हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप अपना काम मशीनें फिट करना शुरू कीजिए। एक सिंपल सा रहता है कि हाँ भाई ये तो है एग्रीमेंट, तो कोई तकलीफ तो है नहीं, नॉर्मल लोग समझते हैं। तो परेशानी ये हुई, इन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, मशीन तो मतलब लग जाएगी, एग्रीमेंट बन ही जाएगा। इन्होंने 2 लाख रुपए, 1,95,000 रुपए डिपॉजिट दिया
जगह किराए पर लेकर के पूरा मतलब उसका एग्रीमेंट के लिए पेपर्स वगैरह सब दे दिए कि भाई एग्रीमेंट करो, और अपनी मशीनें लगाई वहां पर। अगस्त 2021 में इन्होंने वहां पर मशीन फिट करी। सामने किराया मकान मालिक से बोल रहे हैं कि किराया रजिस्टर करो, क्योंकि इतनी महंगी मशीनें हैं और इसमें कई जगह अरेंजमेंट होते हैं, तो रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में रजिस्टर्ड छोटे मोटे कंपनियां हैं, छोटी मोटी दुकानदार है, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं करते, वो मजबूर है, हम मान सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां पर तो रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। सामने वाले से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद इनका कार्य आगे चल सकता है, कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी डीलिंग होती है, ज्यादातर लोग व्हाइट जो कॉलर होते हैं, जिनका पूरे पेपर वर्क क्लियर होता है, उन्हीं के साथ डील करते हैं। इन्होंने सामने कहा कि भाई मेरे इसको रजिस्टर्ड करो। सामने उसने रजिस्टर्ड नहीं किया। अगस्त से लेके दिसंबर तक ये लगातार 65,000 रुपए भाड़ा देते रहे, लेकिन सामने वाले ने रजिस्टर्ड नहीं किया। अब इनके पास क्या रास्ता है? सोचिए, इनके पास एक ही रास्ता है। मशीनें फिट हो गई, मशीन उठा के तो ले जा नहीं सकते अब दूसरी जगह। मशीन फिट करने में ही 2-3 लाख रुपए इनके खर्चा हो गए, समय गया। इन्होंने फिर एक काम किया, जो एक आप, हम या सभी लोग होंगे, पहले तो कोशिश करी मनाने की, नहीं माने, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको किराया नहीं दूंगा अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो। मतलब जो पीड़ित, जिन्होंने, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनके साथ गलत किया गया है, उन्होंने सामने बोला कि भाई आप हमें क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड करके दे दीजिए, तो हम आपको किराया कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो सामने वाले ने क्या किया, उसको रजिस्टर्ड करना ही नहीं है, उसने इनकी लाइट काट डाली। लाइट काटी, लाइट के साथ वहां इनका इन्वर्टर रखा था, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया सामने वालों ने। अब आप सोचिए, मतलब एक रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, एक सामने वाला इंसान वो कानून के नियमों के हिसाब से चल रहा है, और सामने वाला जो क्या बोलते, जो एग्री वो किया है कमिटमेंट कि हाँ मैं रजिस्टर्ड करूंगा, और इतनी बड़ी जगह रजिस्टर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ती, उसने अपना काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो पहले मैंने बताया, ये चीजें कब मालूम पड़ती है, जब इंसान धोखा खाता है। कि अगर वो रजिस्टर्ड करता तो उसके वो पेपर के सहारे उसकी जो जमीन है लीज पर, वो अपने आप उसको खत्म किया जा सकता था, उसको फ्रॉड में फंसाया जा सकता था, उसकी लीज कैंसिल की जा सकती है, उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जा सकता है, ये उसको मालूम है। और इसीलिए उसने रजिस्टर नहीं किया, और इनके साथ गुंडागर्दी करके इनका इन्वर्टर चोरी कर लिया, जिसकी इन्होंने शिकायत करी। शिकायत करने के बाद सामने पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी मैं आपको इसका पूरा ये दिखाऊंगा, अपने कंप्लीट वेबसाइट। एक मिनट, देखिए, हमने इसकी पूरी डिटेल, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग पूरा काम करते हैं, पूरी डिटेल इंटरनेट पर रखी है कंप्लीट। इस डिटेल को हमें देखने की जरूरत है, और इसको एक मेकिंग जोक ऑफ यूपी सीएम पोर्टल, ये देखिए, ये पूरा एक ऐसा मजाक मतलब बना है, उस चीज को देखिए। ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर डली है जो इनके साथ हुआ है उस चीज को। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने सीएम पोर्टल का बना दिया मजाक, और मुख्यमंत्री योगी जी के कानून की धज्जियां उड़ाई। अभी इसमें आगे देखें, लाइट काटी
8/2/22 तारीख को और इन्वर्टर चोरी किया। कोई पंचनामा नहीं किया, कोई बयान नहीं लिया। अभी इसको देखिए, इन्होंने इसकी कंप्लेंट करी। ये कंप्लेंट देखिए आप, ये देखिए, मेरे परिसर की बिजली काट दी गई और वहां रखे इन्वर्टर बैटरी को चोरी कर लिया गया। ये साफ साफ इन्होंने, इनका कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट नंबर है यूपी पोर्टल पर 8 जो ये है, इन्होंने देखो कंप्लेंट दी 18/2 को सामने से जवाब आया है, जबकि इनकी कंप्लेंट जनवरी में है। ठीक है। और यहां पर देखिए जिस प्रकार से आपके दाऊद इब्राहिम धमकी देते हैं, उसी प्रकार से ये धमकी दे रहे हैं मालिक कार्तिक गिलानी। मुझे मैसेज के माध्यम से धमकाया जा रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में अवैध रूप से फैक्ट्री का ताला तोड़ने जा रहे हैं। मतलब इनको धमकी दी, इनको धमकी दी किसने? इसी अपने मकान मालिक ने। मतलब दाऊद इब्राहिम जैसा गुंडा ये ताला तोड़ने की धमकी दी, ये देखिए। और फिर ताला तोड़ा 3/3/22 के दिन, मतलब 3/3/22 को इन्होंने ताला तोड़ दिया। ये देखिए, ताला तोड़ने की धमकी पहले दी है, वो कंप्लेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, और इन्होंने 3 तारीख को ताला तोड़ दिया। ये देखिए, कार्तिक गिलानी द्वारा 3 मार्च 2022 को मेरी गैर मौजूदगी में अवैध रूप से फैक्ट्री का ताला तोड़ दिया गया। अब ये ताला अगर कोई इस तरीके से मीन्स समझने वाली बात है कि क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा किया जाना चाहिए? मतलब आपने एक तो जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था एग्रीमेंट, जहां 80 लाख की मशीन लगी है, वहां पर आपने क्या बोलते रजिस्टर्ड किया नहीं। 5 महीने तक आपको लगातार किराया देते रहे। आप वहां पर अपने रजिस्टर्ड कर नहीं रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं। और जब आपसे कहा गया कि हम किराया नहीं देंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप लाइट काट देते हैं और वहां से इन्वर्टर चोरी करके ले जा लेते हैं। लेकिन ये पुलिस विभाग जो नोएडा का है, कंप्लेंट होने के बावजूद ना तो कोई पंचनामा किया, ना किसी प्रकार का बयान लिया इस मामले में। और फिर सामने वाले ने धमकी भी दी कि मैं तुम्हारा ताला तोड़ दूंगा, और उसने धमकी दी, उसकी भी कंप्लेंट करी। उसके बाद भी सामने कोई कार्रवाई नहीं की नोएडा पुलिस ने, सेक्टर नोएडा पुलिस थाने। उसके बाद ताला तोड़ा गया 3/3 को, उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं, कोई पंचनामा नहीं, कोई बयान नहीं। क्या है ये? आगे देखिए, जब ये सब हुआ, इसके बाद 80 लाख की मशीन को 24/5/22 की शिकायत है कि इनकी मशीन यानी चोरी कर ली, गायब कर दी। इनकी मशीन जो ताला लगा, 80 लाख की मशीन जहां दोनों के ताले लगे हैं, क्योंकि ताला जब तोड़ा गया तो पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर तो की नहीं, पंचनामा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केवल उसने इतना किया, उसकी भी एक रिकॉर्डिंग है, ऑफिसर क्या बोलते चिल्ला रहा है सामने वाले के ऊपर। एक मनोज कुमार करके ऑफिसर थे, वो चिल्ला रहे हैं कि तुमने ऐसे कैसे ताला तोड़ा, लेकिन एफआईआर नहीं की। फिर भी बस इतना किया कि इनका ताला उसके ऊपर लगवा दिया। मतलब आपने ताला तोड़ सकते हो, आप किसी की फैक्ट्री पे किराए की जगह पे दी गई है, जहां का रजिस्टर नहीं किया, वहां पहले इन्वर्टर चोरी कर लिया, फिर आप ताला तोड़ रहे हो वहां पर, वो भी धमकी देके, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडे देते हैं। मतलब यूपी पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ताला तोड़ दिया, फिर उसके बाद वहां से मशीन भी गायब कर ली। ये देखिए 24/5 की तारीख की कंप्लेंट है, इसमें पता चला है कि वहां से मशीन गायब हो गई। अब मशीन, ये देखिए, ये मशीन गायब करने की देखिए तारीख है 24 तारीख को इन्होंने वहां पर कंप्लेंट दी है। मनीष जैन जी ने 24 मई 2022 के दिन कंप्लेंट की। 3 मार्च को ताला तोड़कर दोनों का ताला लग गया था, ताला दोनों का लगा हुआ है,
उसके बाद वहां पर जब ये एक दिन गए, देखा तो मशीन गायब है। मशीन गायब है तो इन्होंने कंप्लेंट करी। अब ये कंप्लेंट करने के बाद देखिए कंप्लेंट है पूरी, इस कंप्लेंट को करने के बाद भी 20 दिन तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई। 20 दिन तक जब काफी प्रेशर पड़ा, काफी ये किया गया, तो जाकर के 20 दिन के बाद बिना इनको बुलाए एफआईआर कर दी गई। आरोपी इसको कार्तिक गिलानी को बना दिया गया, इसको कार्तिक गिलानी को आरोपी बना दिया गया। 380 में खाली एक कलम लगी आईपीसी की 380, धमकी देना और जो चीजें पुरानी, कुछ भी एफआईआर नहीं। मतलब खुला खुली गुंडागर्दी, खुला खुली लूट, और ये पुलिस देख रही है तमाशा। और इसमें ये राहुल कुमार का तमाशा पूरा अभी आगे और हम दिखाते हैं इस मामले में। तो ये हुआ, ये चोरी हो गई। अब ताला तोड़ने के बाद, यानी मशीन गायब होने के बाद, आप उस व्यक्ति को, आरोपी को 2 महीने तक बुलाते ही नहीं है, उससे कोई पूछताछ नहीं करते हैं कि भैया आपके यहाँ मशीन लगी, आपका ताला लगा ऊपर, आपका ऊपर ताला लगा हुआ था तो मशीन कैसे गायब हो गई। इस सब चीज के लिए कुछ भी नहीं बुलाया जा रहा। मतलब खुले आम, इसका क्या मतलब है? मतलब आप एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एक अभी अभी पटना का हाई कोर्ट का एक मैटर है जिसमें साफ साफ पुलिस के एसएसपी एसपी को सीधे सीधे जज ने लताड़ा है बुरी तरह कि क्या कर रहे हो तुम, हैं? मुजरिम के साथ मिले हुए हो। ओपन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा यहां पर भी दिखाई दे रहा है, खुलेआम दिखाई दे रहा है कि ताला तोड़ने की धमकी दे रहा है आदमी, ताला तोड़ रहा है, मशीन गायब कर रहा है, मशीन कहां जा रही है। और फिर 2 महीने, मतलब फिर उसको पुलिस वाले के थाने में 2 महीने के बाद हमारे ये मनीष जी को फोन आता है कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगाया था वो थाने में आया हुआ है। अभी देखिए एक मैं लिंक इस पे अपने चैटिंग पे डालते हैं, उसमें जो पटना के हाईकोर्ट के जज का है, जिसमें साफ साफ पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा, जिस उसमें कंप्लेंट की गई है कि सामने वाले ने चीट किया है, पैसा लूटा है, उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। खुलेआम सारे सबूत है, और बाद में क्या कहते कि नहीं उसने पैसा वापस दे दिया। जब एफआईआर करने के लिए सामने वाला 156 कोर्ट के द्वारा गया, तब जाकर के सामने एफआईआर हुई। उसके बाद भी सामने वाले को बुला करके, मतलब उसकी कोई एफआईआर, उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये खेल वहां हुआ। जो लिंक है उस पे पटना हाईकोर्ट के जज ने वहां पर एसपी को लताड़ा कि क्या खेल है ये, उसका स्वागत कर रहे हो तुम अपराधी का। ठीक यहीं पर इस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसका आप उसको बुला नहीं रहे 2 महीने से, उसका स्वागत कर रहे हो थाने में, उसका कोई बयान नहीं लिया आपने, और जो एफआईआर हुई है वो भी बिना बयान लिए, मतलब विक्टिम का बयान लिए बिना ही एफआईआर कर दी। कौन सी? उसकी खाली शिकायत पर, जो शिकायत की वो दी थी, शिकायत की जो अर्जी दी थी उस पर पंचनामा होना चाहिए था, पंचनामा नहीं किया। क्यों? बयान होने चाहिए थे। एक भी बयान, एक अक्षर का बयान नहीं लिया गया सामने वाले से। क्या है ये? 80 लाख की मशीन गायब। आगे देखिए, ताला तोड़कर, मतलब जब ये हो गया 16/8 को, देखिए मशीन चोरी हुई 24/5 का, एफआईआर हुई है 11/6 को, और फिर 16/8 को फिर से ताला तोड़ा गया उस जगह पे जहां दोनों के ताले लगे हैं। मतलब ताले लगे हुए थे तब में मशीन गायब हुई है, दोनों के ताले लगे थे और मशीन गायब हो गई थी। अब 16/8 को ताला तोड़ दिया गया, ताला तोड़ा गया। जब कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट करने के बाद कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई पंचनामा नहीं हुआ, कोई बयान नहीं हुआ। और क्या कहा गया रिपोर्ट में कि दोनों के ताले लगे हैं। देखिए यहां पर रिपोर्ट में दोनों के ताले लगे हैं, ये यहां पर दिया है, दोनों के ताले लगे हैं, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट में बना के दे दिया। अब ये चीजें अगर ऐसा, मतलब रिपोर्ट अगर ये बना के देते हैं कि दोनों के ताले लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 16/8 को देखिए, 1 मिनट,
रिपोर्ट यहाँ, ये देखिए ये ताला तोड़ दिया, और अभी ये देखिए क्या कह रहा है, ये इसमें लिखा है इसमें आप पढ़ेंगे दोनों के ताले लगे हैं, ये चीज इन्होंने मेंशन करी हुई है। एक मिनट, उसको हाईलाइट भी किया है हमने। हम्म, 24/8। ठीक, तो इस प्रकार से इनके ताले लगे हुए हैं, ये चीज यानी बोला उन्होंने, ऑफिसर ने। फिर ये ताला तोड़ा गया, इसकी कंप्लेंट की गई, ये बोल दिया गया। अब आखिर यानी यहाँ पर कोई पंचनामा नहीं, कोई बयान नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इसके बाद 16/11 को इन्होंने खुद बोला है, इनके ऑफिसर ने खुद बोला है ताला लगा हुआ है दोनों के। फिर 16/11 को ताला फिर से तोड़ दिया गया, और इस बार फिर से कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। ये चीज 112 पे कंप्लेंट की गई, कोई कार्रवाई नहीं। ये पूरा खेल हुआ। अब यहां पर मुख्य चीज आती है, इसके बाद आगे का खेल देखिए। लाखों रुपए की मशीन गायब है, फाइनल रिपोर्ट बंद बना दी है इन्होंने, केस को बंद कर दिया गया है। अब केस को बंद कर दिया, और जिसको आरोपी बनाया था, जो ये कार्तिक गिलानी, उसको इन्होंने क्लीन चिट दे दी। क्यों दी? बिना बयान लिए। मशीन कहां गई? मशीन गायब है, चोर कौन है पता नहीं। फिर और इनके ऑफिसर एसीपी साहब कहते हैं हमारा हीरो जो है राहुल कुमार होशियार है, वह समझदार है। ये चीज हुई। ये नोएडा पुलिस की हालत है। इस मामले में जब हम लोगों की तरफ से इनको सो कॉज नोटिस भी दिया गया, आरटीआई निकाली गई, उसने हम पूरे मतलब इनका कचरा कर दिया है। इनके कामों को समझने के लिए हमें इनके सो कॉज नोटिस और इनकी आरटीआई को देखने की जरूरत होगी। अभी हम देखते हैं इनकी आरटीआई जो की गई शिकायतें हम देख रहे हैं। यहां पर देखो, ये एक पोर्टल पे हमने कंप्लेंट करी। ये इस मामले में कंप्लेंट की गई थी कि आप ये रजिस्टर्ड कर नहीं रहा है एग्रीमेंट, और परेशानी पैदा की जा रही है हम लोगों के लिए, और ये अपने ताला तोड़ वो लाइट काट दी गई है। और इसके मामले में, तो इसके मामले में जब कंप्लेंट की गई मनीष जी की तरफ से, तो जवाब देखिए क्या है, उसे जवाब को समझना है। ये देखिए इसका रिप्लाई, क्या रिप्लाई दे रहा है, कौन दे रहा है? वहां के अपने एसएचओ की जांच की मैंने, आवेदक द्वारा अंकित किया गया घटना स्थल F71 एड्रेस दिया है। आवेदक को हिदायत दी गई है कि प्रार्थना पत्र की जांच 24 से कराने का कष्ट करें। मतलब इन्होंने थाना सेक्टर चेंज किया। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है
उक्त प्रकरण के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई। मतलब कह रहे हैं कि दोनों पक्षों से वार्ता की गई। ये कौन बोल रहे? एसीपी रजनीश वर्मा। इन्होंने कहा हमने दोनों से बातें कर ली है, जबकि दोनों में से किसी से भी बातें नहीं की। हमारे मनीष गिलानी से, मनीष जी से तो बात की नहीं, मनीष जैन जी से इन्होंने। और इसमें है कई महीनों से उनका किराया नहीं दिया गया। ये कब की तारीख है आप देखिए, ये कंप्लेंट की गई है जनवरी में। कंप्लेंट जो है वो जनवरी की है, और आप जनवरी मतलब जनवरी बोलेंगे तो दिसंबर में इन्होंने किराया देना बंद किया। तो कई महीनों से किराया नहीं दिया, ये चीज लिखी जा रही है। अंग्रेजी का ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। मुख्य शिकायत किसकी है कि भी लाइट कट करी और इन्वर्टर चोरी किया गया। आप उस मामले में कोई बात नहीं कर रहे हैं इस चीज में। अब इस मामले में जब ये किया जाता है, आरटीआई डाली जाती है, तो देखिए अभी दूसरा जवाब, ये हमने रिप्लाई में देखा, क्या जवाब देखा कि दोनों से बातचीत कर ली गई है। ये चीज देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, दोनों पक्षों से बातचीत हो गई है। ये देखिए, दोनों उक्त प्रकरण के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई। अब यहाँ पर दूसरा, जब हमने आरटीआई से इसका जवाब मांगा तो पीआईओ ने हमें क्या जवाब दिया, ये देखिए। यदि यहाँ पर ये है अपने पीआईओ है आपके एडिशनल डीसीपी साहब आशुतोष द्विवेदी जी, तो इन्होंने तो जवाब दिया नहीं। इन्होंने क्या किया, सिर्फ जवाब सामने भेज दिया। जवाब किसका है? आयोग का। आयोग का देखिए जवाब क्या लिखा है, उक्त बिंदु में पक्ष व विपक्ष के अभी तक कोई बयान नहीं हुए हैं। मतलब एक ऑफिसर कह रहा है जो उस टाइम कि दोनों पक्षों से बातचीत हो गई, और ये दूसरा ऑफिसर जो जांच अधिकारी है वो कहता है कि क्या कहते अभी दोनों से बातचीत नहीं हुई। मामला हमने कंप्लेंट का कुछ और है। यहां पर देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। थाना प्रभारी श्री ज्ञान सिंह, अभी हमारा जो आरटीआई है, आरटीआई देखिए, आरटीआई हमने क्या मांगी। आरटीआई में मांगा कि शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की है और इससे निस्तारण से संबंधित मामले में हमें जवाब दिया जाए कि पक्ष व विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी दी जाए। क्यों मांगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों से बातचीत हो गई, तो पक्षों से बातचीत हो गई तो उसके पेपर्स होंगे आपके पास। जब वो हमने मांगे, ये मांगे हम लोगों ने, तो अब आप क्या कह रहे हो कि ये पेपर हमारे पास मौजूद नहीं है। आप क्या कह रहे हो, ये पेपर यानी आपका ये हुआ ही नहीं है ये चीजें। और दूसरी चीज, ये एक एफआईआर का मामला आ गया 205/2022। ये एफआईआर कब की है? ये जून में एफआईआर हुई है। कंप्लेंट कब की है? कंप्लेंट है आपकी अपने जनवरी की है ये कंप्लेंट। ये कंप्लेंट जनवरी की 10/1/2022 की, एफआईआर हुई है जून में। मतलब आपसे हम किसी दूसरी चीज की जानकारी मांग रहे हैं, आप किसी दूसरी चीज की जानकारी दे रहे हो। क्यों? मतलब घुमा रहे हो। किसको घुमा रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? मतलब ये खेल इस नोएडा पुलिस का खेल चल रहा है। आगे देखिए, ये पूरे के पूरे हम लोगों ने कंप्लेंट की गई है। इसमें कई चीजें हैं। हर एक की आरटीआई का अलग अलग ढंग से, जिस ढंग से जवाब मिला है, वो जवाब देख करके आप सब, हम सब हैरान रहेंगे। अभी कंप्लेंट हमने ये करी है, ये इसका नंबर है संदर्भ संख्या 4001-764। इस पर हमने क्या कहा है, क्या मांगा है कि इसको पंजीकृत ना करवाने का और जो भी है ये सारी जानकारी इससे इनसे मांगी है। और किराया और अभद्र भाषा और जबरदस्ती और एक लेडीज भी है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल इस मामले में कंप्लेंट की गई है। इसमें शिकायत पर हम लोगों ने जानकारी मांगी, तो जानकारी का जवाब कैसे आ रहा है उसे देखने की जरूरत है। तो ये मनोज कुमार करके उन्होंने दिया कि श्याम, इसमें मकान मालिक को किराएनामे का जानकारी दे दी गई, और एक एग्रीमेंट अंग्रेजी में होना, ये चीज इसमें मेंशन कर दी गई, जबकि इसका कोई इससे संबंध नहीं है। संबंध किससे है? चोरी किया गया इन्वर्टर, लाइट चोरी की गई, लाइट बंद की गई, ताला तोड़ा गया, उससे संबंधित मामला है पूरा। ताला तोड़ने की धमकी दी गई, इससे संबंधित मामला है।
इस मामले में कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत कैसी कर रहे हैं? किराएनामा और मकान मालिक और इनकी खुले आम गुंडागर्दी। आगे देखिए, इसमें अभी और भी कई है, जैसे अभी 24/8 की हम ये कंप्लेंट देखेंगे। 24/3 24/3 की कंप्लेंट है। देखरेख में है, काटी गिलानी के रूप में बिजली काटी गई है, यहाँ रखे इन्वर्टर बैटरी की चोरी कर ली गई। मुझे जब लाइट काटे जाने के इन्वर्टर, तब थाने में कंप्लेंट की गई। मुझे डर है कि मेरे परिसर में कोई ऐसी घटना अंजाम देगी, मेरा सामान और व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। ये कंप्लेंट 24/3 को की गई है ना। मतलब ताला काट के ताला लगा दिया गया, ताला तोड़ के दूसरा ताला लगा दिया गया, दोनों के ताले लगे हुए हैं और ये कंप्लेंट पूरी कर रहे हैं कि कुछ भी खतरा हो सकता है, मगर कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा रही है। ये पूरा। अब इस मामले में हम लोगों ने, जब ये सब चीज हो गई और ये सब खुलेआम हो रहा है, तो हम लोगों ने कंप्लेंट करी, अपने सू कॉज नोटिस दिया इसको। किसको? अपने राहुल कुमार को, जो आईओ है इस मामले में। इसको सू कॉज नोटिस गया। इसको सू कॉज नोटिस देखिए क्या लिखा है हम लोगों ने इस मामले में, उसको पढ़ा जाए। देखिए, राहुल कुमार को हमने लिखा है, संवैधानिक नियमों का मजाक उड़ाने व निजी आर्थिक लाभ के लिए तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल न करके आरोपी को बचाने के मामले में आपके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत क्यों ना एफआईआर करते हुए कार्रवाई की जाए और आवेदक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई व संपत्ति के नुकसान की ₹80 लाख की प्राप्ति के लिए क्यों ना ग्राहक उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज किया जाए। तो ये चीज जब इनको भेजी और इसमें हमने देखिए ये पूरे इनके पॉइंट और इनके जो जवाब थे वो सब इन्हें मेंशन किए। मेंशन करने के बाद ये देखिए हमने लिखा, आवेदक ने खुद के साथ किए गए आपराधिक कृत्य की कई शिकायतें सीएम पोर्टल पर की थी, जिसमें हुई कार्रवाई की जानकारी जब आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो दस्तावेजी सबूतों से साबित हुआ कि आप एक अक्षम, नकारा व भ्रष्ट अधिकारी है जो अपने पद पर रहते हुए अपराधियों के लिए काम कर रहा है। ऐसे अधिकारियों को हरामखोर कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकारी या व्यक्ति एक से पैसा लेकर दूसरे या विरोधी पक्ष के लिए काम करता है उसे हरामखोर ही कहा जाता है। अतः प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आप हरामखोर साबित होते हैं। निम्न आधार आपको हरामखोर साबित करता है। देखिए, खुलेआम इन्होंने गुंडागर्दी की है, खुलेआम। आपको संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप एक पद पर विराजमान हो, वहां बैठकर आपको क्या करना है? जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकना है। किसी के साथ बेईमानी हो रही है, किसी के साथ चीटिंग हो रही है, किसी के साथ बेइंसाफी हो रही है, वो इंसाफ दिलाना काम है आपका। वहां बैठकर आप इंसाफ की जगह क्या कर रहे हैं? खुलेआम कोई धमकी दे रहा है कि मैं ताला तोड़ दूंगा, कोई इन्वर्टर चोरी करके ले जा रहा है, आपको कंप्लेंट मिल रही है। अरे झूठी कंप्लेंट है तो उसके ऊपर एफआईआर करो ना, 182 दिया है ना, क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप भ्रष्ट हो। और यूपी पोर्टल ये किस लिए बनाया है? सीएम जन सुनवाई किस लिए बनाया गया है? इसमें करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, किसका हो रहा है? हम लोगों का, जनता का हो रहा है। आप लोगों को बैठाया गया है ताकि आप उसकी शिकायतें करें, लोगों का समय पर उसका इलाज करें, इंसाफ दिलाए लोगों को। यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ पर जब हमने इनकी कंप्लेंट जो करी और ये आरटीआई से मांगा, इनको हमने जो शोकॉज नोटिस दिया उसमें देखिए कि शिकायत संख्या की गई थी, इसके अनुसार आपको एक भ्रष्ट, अक्षम व अनपढ़ अधिकारी कहा गया था। मतलब ये हमने कंप्लेंट में लिखा था और आप ही उपरोक्त लाखों रुपए की कीमती मशीन को गायब करने में सहयोगी है, ऐसा आरोप भी लगाया गया था। यदि आप ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ होते तो निश्चित ही अपनी सफाई देते हुए असली गुनहगारों को जेल में डाल चुके होते। वह उपरोक्त शिकायत के संबंध में संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए बुलंदशहर की अदालत में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त एडीजे गुलाब सिंह राठौर के समान अपने वरिष्ठ अधिकारी को कहते कि उपरोक्त शिकायत मेरे खिलाफ ही है, अतः इस मामले की जांच अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए जिससे जांच की रिपोर्ट पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं ये जो एडीजे गुलाब सिंह राठौर इनका नाम ले रहा हूं, ये बुलंदशहर के एक जांच अधिकारी जज थे, जो जांच अधिकारी के रूप में बुलंदशहर की अदालत में नियुक्त हुए थे। और ये उस वक्त जो भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी
उस मामले में नियुक्त हुए थे और उस वक्त उन्होंने बीच में अपनी जांच को रोक दिया था और उन्होंने एक लेटर लिखा था हाई कोर्ट इलाहाबाद को कि जनाब यहाँ पर जो शिकायत मिली है, जो भ्रष्टाचार की जो तार है वो जिला जज तक पहुंचते हैं। ये बाकायदा लेटर है, यानी जिला जज उसकी हद में है। वहां का बुलंदशहर का जयप्रकाश शर्मा, वो उसकी संपत्ति की जांच, ये सब उसमें लिखा हुआ था। तो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे वरिष्ठ अधिकारी है। अगर इनकी जांच करवानी है तो सीबीआई से, किसी वरिष्ठ से करवानी चाहिए, अन्य एजेंसी से करवाई जाए, ये साहब उन्होंने लिखा था। मगर ये अधिकारी जो आईओ, जिसके खिलाफ हमने सीधे सीधे कंप्लेंट करी है प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ, उस अधिकारी की कंप्लेंट पर वो खुद ही अपनी जांच कर रहा है और जांच करके कहता है कि जो भी है, देखिए क्या लिखा है। यदि आप उपरोक्त तो शिकायतकर्ता में हम लोगों ने जो कंप्लेंट बोली, इस कंप्लेंट के अनुसार उस कंप्लेंट में हमने इसी के खिलाफ शिकायत की और कहा कि पक्ष व विपक्ष के ये सब मांगे, तो जवाब देखिए क्या है। सबसे पहले तो जो आरटीआई में जो ऊपर हमने ये शब्द लिखा था, इसके बारे में तो कोई जानकारी दी ही नहीं गई कि शिकायतकर्ता का कौन से संदर्भ है, क्या है, ये कोई इसमें जानकारी नहीं है। आपके द्वारा दिए गए तो उसमें क्या लिखा, इन्होंने का वर्णन तो था ही नहीं और आपके कमीनेपन को भी दर्शाता है, जिसमें ये सिद्ध होता है कि आप नीचता की हद तक से भी नीचे गिरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मजाक बनाए हुए हैं। आपके इस कमीनेपन की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ पुलिस विभाग का नाम भी बदनाम हो रहा है। इसके आगे भी आपने जो जवाब दिए वे आपकी हरामखोरी को साबित करते हैं। इसके अलावा आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में जांचकारी द्वारा जवाबों का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे देखिए। उक्त बिंदु में विपक्ष के अभी तक कोई बयान अंकित नहीं हुए हैं। वह पक्ष व वादी के 161, मतलब आप जानकारी किसी और की मांगी है, जानकारी किसी और की दी जा रही है। तो ये जो चीजें है, ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैंक, ओके। तो ये हो गया। अभी मैं आता हूं आप लोगों के सामने। तो मामला आप लोगों ने देखा, खुलेआम नोएडा में मतलब ताला तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडे गैंगस्टर, और ताला तोड़ दिया जाता है और पुलिस, नोएडा पुलिस कुछ नहीं करती। वहां का एसीपी कहता है मेरा ऑफिसर बहुत ईमानदार है, बढ़िया है, और 80 लाख की मशीन गायब है, केस क्लोज कर देता है, भाव खत्म। मशीन कहाँ गई मालूम नहीं, चोर कौन है पता नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो आरोपी को क्या कहते बुला ही नहीं रहे, उसका बयान ही नहीं लिया और 2 महीने के बाद उसको आपने मुक्त कर दिया, उसको बेगुनाह साबित कर दिया और आपने रिपोर्ट बंद कर दी। तो जनाब मैं सभी लोगों से चाहूंगा, ये काफी कुछ इसमें समझ में आया है होगा और वेबसाइट पर भी मैंने पूरी रिपोर्ट रखी है, एक एक पेज है। इसको अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट पेज जो उसका वेबसाइट का था उसी में काफी कुछ चीजें दी गई है, जिससे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से इस मामले में कुछ ना कुछ आवाज उठाए, कुछ ना कुछ बोले कि क्या हो रहा है, इसे रोकने की। तो अभी आप लोग जो भी बोलना चाहता है जरा बोलिए आगे बढ़ के। और मनीष जैन जी, अगर आप कुछ कहना चाहते, जो ये मेन जिनके साथ ये हुआ है, मनीष जैन जी अगर कुछ आप बोलना चाहते आप बोलिए, ताकि आपको समझ में आए। तो मनीष जी बोलिए आप। हेलो जी, बिल्कुल सही है भाई साहब जो भी आपने बताया। हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ, बोलिए बोलिए, जी। क्या क्या हुआ आपके हाँ, साथ और नमस्ते अभी वैसे एसीपी के साथ आप मिले थे तो क्या हुआ था इस मामले में? उन्होंने तो अपने राहुल जी का ही पक्ष लिया सारा, और कहा कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उल्टा ही हमें ही जो है उन्होंने अच्छे से अटेंड नहीं किया, और क्या ताला तोड़ना कोई गुनाह नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, आपको कोर्ट में जाइए और आपको सलाह दी जाती है कि एक अच्छे सा वकील कर लीजिए, कोर्ट में जाइए। ताला तोड़ना कोई जुर्म नहीं है, ताला अगर तोड़ रहा है तो कोई जुर्म नहीं है। मतलब ताला तोड़ना कोई जुर्म नहीं है, ये एसीपी बोल रहा है। एसीपी बोल रहा है मेरा बहुत अधिकारी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम करता बिल्कुल है और मशीन जी। गायब है,
मतलब मशीन को आप बरामद नहीं कर पाए, मशीन चोर को पकड़ नहीं पाए, और कह रहे हो कि मेरा ऑफिसर बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये चीज तो